वैश्विक पटल पर भारत एक केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। यही कारण है कि अपनी निर्भीक और आत्मनिर्भर छवि के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बखूबी प्रगति कर रहा है। जो देश कभी भारत को आंख दिखाते थे वो भी आज भारत के साथ कदम मिलाने को बेताब हैं। 21वीं सदी में भारत अपनी आर्थिक प्रगति से दुनिया में धाक जमा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने 4 यूरोपीय देश संग $100 अरब के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचस्टीन शामिल हैं। इस ट्रेड समझौते की नींव साल 2008 में रखी गई थी। हालांकि तब बातचीत का यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं साल 2016 में फिर एक बार इस डील की फाइल खोली गई और आखिरकार साल 2024 में यह समझौता अपने मुकाम पर पहुंचा और भारत और यूरोपीय देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता किया गया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार भारत यूरोप के इन 4 देशों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है। साथ ही यह EFTA क्या है और इस समझौते से भारत को क्या लाभ मिलेगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। यूरोप के अलग अलग कोने में बसे 4 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचस्टाइन ने वैश्विक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। वैश्विक पटल पर देखें तो इटली, फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्विट्जरलैंड और लिंचस्टाइन बसे हैं। वहीं उत्तरी ध्रुव में स्थित है आइसलैंड, तो उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में बसा देश नॉर्वे है। इन चारों देशों के साथ हुआ यह समझौता भारत के साथ साथ इन यूरोपीय देशों के लिए भी विकास के नए दरवाजे खोलेगा। 4 देशों के साथ हुए $100 अरब के मुक्त व्यापार समझौते में कई ट्विस्ट एंड टर्न शामिल हैं। इस डील के तहत भारत 15 वर्षों में निवेश के बदले में इन देशों से औद्योगिक उत्पादों पर अधिकांश आयात शुल्क हटा देगा। EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ 16 वर्षों की लंबी बातचीत के हस्ताक्षरित समझौते में फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और विनिर्माण सहित कई भारतीय क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। समझौते के तहत भारतीय कृषि निर्यातकों को यूरोपीय ब्लॉक में टैरिफ रियायतों के रूप में उदार व्यापार नियमों का आनंद मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस डील में कई नए आयामों को जोड़ा गया है, जिसमें बौद्धिक अधिकार और लैंगिक समानता जैसे नए तत्व शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस डील को एक आधुनिक व्यापार समझौते की संज्ञा दी है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में भारत एक बड़ा बाजार है। भारत की आर्थिक क्षमता को देखते हुए कई देश भारत के करीब आ रहे हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर कई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने को राजी हैं। प्रमुख भू राजनीतिक बदलावों और अर्थव्यवस्थाओं को चीन पर निर्भरता से दूर करने के एक सामान्य लक्ष्य ने भारत को यूरोपीय देशों के साथ अपना पहला व्यापार समझौता करने में मदद की। आइए समझते हैं कि आखिर यह EFTA क्या है। दरअसल EFTA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों हेतु एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ में शामिल होने में असमर्थ या इसके अनिच्छुक थे। EFTA में आइसलैंड, लिंचस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन विभिन्न समझौतों के माध्यम से इसके एकल बाजार तक उनकी पहुंच है। EFTA भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जो वर्ष 2020-21 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा है। EFTA को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं वस्त्र, रसायन, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स हैं। EFTA से भारत द्वारा आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं मशीनरी, रसायन, कीमती धातुएं और चिकित्सा उपकरण हैं। गौरतलब है कि इस समझौते के जरिए भारत को एक प्रमुख विकास बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। बदले में भारत EFTA से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करेगा जो अंततः अच्छी नौकरियों में वृद्धि में तब्दील होगा। कुल मिलाकर यह डील भारत को अपनी आर्थिक क्षमता का बेहतर उपयोग करने और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने में सहायक सिद्ध होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत EFTA दो तरफा व्यापार 2022-23 में $18.65 अरब था, जबकि 2021-22 में $27.23 अरब था। पिछले वित्त वर्ष में भारत का व्यापार घाटा करीब $14.8 अरब था।
आंकड़ों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत EFTA का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 1960 में यूरोपीय संघ के प्रतिकार के रूप में गठित EFTA ने यूरोपीय संघ के बाहर लगभग 40 देशों और क्षेत्रों के साथ लगभग 30 व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समूह से इतर भारत के व्यक्तिगत तौर पर भी इन 4 देशों के साथ रिश्ते सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में भारत और स्विट्जरलैंड के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों ने तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर एक अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत स्विस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम ISJRP की शुरुआत हुई। वहीं स्विट्जरलैंड भारत में 12वां सबसे बड़ा निवेशक है। अप्रैल 2020 और सितंबर 2019 के बीच भारत में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 1.7% हिस्सा स्विट्जरलैंड का था। इसके साथ ही भारत और नॉर्वे संबंधों पर नजर डालें तो सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन वर्ष 2020 में किया गया था। इसके अलावा नॉर्वे की 100 से अधिक कंपनियों ने भारत में खुद को स्थापित किया है। भारत और आइसलैंड के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच साल 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए और वर्ष 2005 से इन्होंने उच्च स्तरीय यात्राओं और आदान प्रदान के साथ संबंधों को मजबूत किया है। भारत और आइसलैंड लोकतंत्र, कानून के शासन एवं बहुपक्षवाद के साझा मूल्यों को साझा करते हैं। आइसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। भारत और आइसलैंड व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा विकास में सहयोग करते हैं। आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे दोहरा कराधान अपवंचन समझौता। EFTA समूह में शामिल देश लिंचनस्टीन संग भारत के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016-17 में 1.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। नफा नुकसान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के लिए यह एक फायदे का ही सौदा है। हालांकि भविष्य में यह समझौता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत आपसी लेन देन के लिए भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया का इस्तेमाल किया जाएगा। इस MOU का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय रुपया में द्विपक्षीय लेन देन को सुविधाजनक बनाना है। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने, वित्तीय एकीकरण गहरा होने तथा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों में वृद्धि होने की उम्मीद है। राजनीतिक उठापटक के बीच आखिरकार पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। इसके साथ ही आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही जरदारी ने देश के आर्थिक हालात को देखते हुए ऐलान किया कि वे अपने कार्यकाल के दौरान कोई वेतन नहीं लेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, जिसके कारण पाकिस्तान आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। अपने कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने बीते दिनों IMF से विस्तारित फंड सुविधा की मांग रखी है। चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास को समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम दिया गया है। इस सैन्य अभ्यास में युद्धपोत और विमान शामिल हुए। तीनों देशों के बीच हो रहा यह 5वां आम सैन्य अभ्यास है। अभ्यास को लेकर रूस ने बयान दिया है कि यह सैन्य अभ्यास समुद्री आर्थिक गतिविधि की सुरक्षा पर केंद्रित है। रूस के समूह का नेतृत्व उसके प्रशांत बेड़े के मिसाइल क्रूजर वैराग द्वारा किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता क्या है? भारत के लिए इस समझौते की उपयोगिता की समीक्षा कीजिए।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।